उठो, कपड़े पहनो और दरवाज़ा बंद करो, मैं जा रहा हूँ। अरमान मलिक का सर्द लहजा भांपते वो ठटकी। क्या मतलब? मैं उस होटल में कैसे रहूंगी? तो किसने कहा है रहने को? जहां से आई थी वहीं वापस चली जाओ। ये रखो तुम्हारी एक रात की कीमत। वो चंद नोट उसकी तरफ फेंकते हिकारत से बोला तो आयरा का दिल फट गया। आप होश में तो हैं? निकाह क्या आपने मुझसे? पोर लिटिल गर्ल, तुम्हें क्या लगा मैं तुम जैसी मामूली लड़की से शादी करूंगा? इंतकाम थी तुम मेरा। जाकर अपने बाप को मेरा नाम बताना, वो तुम्हें सब बता देगा। वो उसे बलकता छोड़कर चला गया। कुछ माह बाद अरमान अपने डॉक्टर दोस्त से मिलने उसके क्लिनिक पहुंचा। मुबारक हो मिस आयरा, अल्ट्रासाउंड में बैठा है। शहर की रोशनियों और शोर को चीरती हुई गाड़ी में बैठा शख्स अपनी काबी नजरों को सड़क पर जमाए हुए था। शाम के साए गहरे होते जा रहे थे। एक नज़र उसने घड़ी पर डाली और दोबारा सारी तवज्जो ड्राइविंग की तरफ मरकूज कर दी। लेकिन हकीकत ये थी कि वो उस जानिब इतना मुतवज्जे नहीं था जितना जाहिर कर रहा था। उसके अंदर फैली हुई हलचल उसे आने वाले वक्त की संगीनियों से आगाह कर रही थी। शहर के नामी गिरामी होटल में उसका इंतजार करता हुआ वजूद न जाने कितनी बार उसे मैसेजेस कर चुका था और उसे अपने आने का यकीन दिलाते हुए वो अपनी वफादारी का सबूत दे रहा था। उस वजूद का ख्याल जहन में आते ही न जाने क्यों एक मुबहम सी मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई। आंखें मजीद चमकदार हो चुकी थीं, लेकिन अगले लम्हे वो मुबहम सी मुस्कुराहट लम्हों से उड़नछू हुई, क्योंकि उसके कानों में बढ़ती हुई चीखों की गूंज उसे किसी सूरत भी खुले दिल से मुस्कुराने नहीं दे सकती थी। ये तुम्हारे किरदार की सज़ा है, ऐसी सज़ा जो तुम्हें तब तक भुगतनी है जब तक कि तुम मर नहीं जाती। दूर से किसी चिंघाड़ती हुई आवाज ने गोया उस पर अपना कब्जा जमा लिया। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें सुर्ख होती जा रही थीं। सख्ती से उभरती हुई रगें उसके अंदर फैली हुई नफरत को मजीद उभार रही थीं। उसके तासुरात मजीद सख्त हुए गए तब तक जब तक कि उस शानदार होटल के सामने उसने गाड़ी नहीं रोकी। दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकला और कुछ लम्हे पहले के सारे तासुरात गायब हो गए। एक दिलकश सी मुस्कुराहट के साथ वो अंदर दाखिल हुआ। अमला गोया उसका मुंतजिर था। यहाँ पहले उसका आना जाना लगा रहता था, सो बड़ी गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल हुआ। वो सीधा वहीं आया जो कमरे उसने बुक करवाए थे। मैनेजर उसे कमरे तक छोड़कर गया, और ये भी ताज़ीम का एक तरीक़ा ही था जो सिर्फ अरमान मुलिक के लिए मखसूस था। कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और बेड पर बैठे हुए बेताब से वजूद ने गोया लबों को कुचलते हुए सर उठाकर उसे देखा। एक दिलकश तरीन मुस्कुराहट से वो उसे देखता रह गया। खूबसूरत लिबास में ब्यूटेशन की महारत से किए गए मेकअप में वो इतनी हसीन लग रही थी कि अरमान मलिक का ठटक जाना बनता था। कुछ ही देर पहले ब्यूटेशन उसे तैयार करके चली गई थी, और तब से वो बड़ी बेताबी से अरमान मलिक का इंतजार कर रही थी। अंदर की कशमकश बढ़ती जा रही थी। हसीन तरीन आंखें खौफ और वसवसों से फैलने लगीं। लेकिन उस वक्त उस खूबरू शख्स को अपने सामने देखकर दिल थाम सा गया। लबों पर खफीफ सी मुस्कुराहट फैल गई, और बहुत हाशा सुर्ख चेहरे को झुकाते हुए उसने मुबहम सी मुस्कुराहट को छुपा लिया। हालांकि शाम के अंधेरे जिस तरह फैलने लगे थे, उसे लगा था खौफ के मारे उसका दिल बंद हो जाएगा। जिंदगी में पहली बार उसने किसी मर्द पर भरोसा किया, और अगर वो उसे इस तरह भी रास्ते में छोड़ जाता तो यकीनन ये बड़ी बुज़दिली होती। लेकिन उसके बाद जो सज़ा उसे भुगतनी पड़ी वो नाकाबिले बर्दाश्त तसव्वुर की जाती। लेकिन हकीकत ये थी कि वो उसे बीच रास्ते में छोड़ने के बजाय वो अब उसके सामने खड़ा नरमी से उसकी ठोड़ी को अपनी उंगलियों से छूते उसके दिलकश चेहरे का जायज़ा ले रहा था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम इतनी हसीन हो। खुमार आलूद लहजे भीगे हुए लफ्ज़ों ने आयज़ा के लबों पर एक खफीफ सी मुस्कुराहट फैला दी, और उसकी मुस्कुराहट को चमकती हुई आंखों से देखता हुआ अरमान मलिक उसके सामने बुझ जाने को तैयार खड़ा था। उसे नरमी से घुमाकर अपने साथ लगाते हुए वो उसके लंबे बालों को बखेरने की इजाज़त दे रहा था। उनसे उठती हुई भीनी खुशबू अरमान मलिक को पागल कर रही थी। उसकी हसीन आंखों से सरकती हुई अरमान की नज़रें उसके लबों पर टिकती थीं, और फिर लबों के बाद रुखसार पर जमे हुए तिल ने उसे अपनी जानिब माइल करना चाहा, और उसे यूं खुद को देखते पाकर वो अच्छा खासा पजल हो रही थी। दिल बुरी तरह धड़क रहा था, और दिल का धड़कना भी बनता था बनता था बनता था बनता था
महबूब इस कदर बेबाकी से देख रहा हो तो भला कौन सा दिल है जो खुद को धड़कने से रोक पाए। सांसों का शोर बेहंगम होता जा रहा था और उसने बेख्तियार 2 कदम पीछे हटा लिए। मुझे डर लग रहा है, निकाह कब होगा? उसके सवाल ने लम्हा भर के लिए मुकाबिल को बदमज़ा किया, लेकिन फिर सर झटकते हुए वो नरमी से मुस्कुराया। कुछ ही देर के बाद निकाह हो जाएगा और फिर मुझे तुम्हारी ज़बान से ये नहीं सुनना पड़ेगा कि तुम्हें डर लग रहा है। 2 उंगलियों से उसकी गर्दन पर चिपके हुए बालों को हटाकर वो हल्का सा मुस्कुराया, जबकि उसकी बात का मफहूम समझते हुए आइज़ा ने भी बमुश्किल मुस्कुराने की कोशिश की। निकाह के बाद मुझे घर पहुंचा देंगे ना? उसने बड़ी बड़ी आंखों को खोलकर सवालिया अंदाज अपनाया और जैसे वो अक्सर उसकी बात को फरामोश कर गया। हालांकि तुम्हें ये पूछना चाहिए कि निकाह के बाद तुम मेरी शिद्दतों को बर्दाश्त कर पाओगी? वो काफ़ी देर नासमझी से उसे देखती रही। अरमान मलिक ने उसे यहाँ सिर्फ इस शर्त के लिए बुलाया था कि वो निकाह के बाद उसे लेकिन इस वक्त उसका यूं बेबाक होना, बार बार उसके करीब आना, बेखुदी जाहिर करना आइज़ा के अंदेशे को बढ़ा रहा था। ये महज अंदेशे थे या उन थी अंधी मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत। लेकिन उस वक्त ये सोचने की फुर्सत नहीं थी। कुछ ही देर के बाद मैं दरवाजे पर दस्तक हुई और काजी साहब के साथ 2-3 मर्द अंदर दाखिल हुए। सारे इंतजामात उसकी तरफ से मुकम्मल थे। वो भला आसानी से अपने इरादों की भनक लगने दे सकता था, इसलिए सब कुछ अपनी मर्जी के मुतानसो सेट करते हुए यहाँ से सिर्फ अपनी मर्जी से चला रहा था। सबको अंदर आता हुआ देखकर वो जल्दी से दुपट्टे का कोना खींचते हुए वहीं बैठ गई। अरमान भी उसके पहलू में बैठ गया। जब उसके इशारे पर काजी साहब ने निकाह शुरू किया और आइज़ा की आंखें भीगने लगीं, हाथ बुरी तरह कांप रहे थे और आज वो एक रिश्ते के लिए नहीं, अपने एक न जाने कितने रिश्तों को पीछे छोड़कर आई थी। उसके साथ अच्छे थे या बुरे थे, लेकिन बचपन से उसके साथ थे। उन्हें देखकर वो जवान हुई और आज उस मौके पर उन सब का होना बनता था। उसने एक ऐसे शख्स पर यकीन किया जो उससे मोहब्बत का दावेदार था, जो लोगों में अपनी नेक नामी की वजह से मशहूर था, और उसे यकीन था कि उसका बाप उसका ये फैसला भी तस्लीम कर लेगा। निकाहख्वाह ने उससे रजामंदी तलब की और उसने कपकपाते हुए अपना सर हिला दिया। कांपते हाथों से दस्तखत करने के बाद उसने अपने तमाम जुमला हुकूक को उस शख्स के नाम मुंतकिल कर दिए थे, जो कि अब उसकी जिंदगी पर उकलूता वारिस बन चुका था। कुछ ही देर के बाद सब लोग अरमान मुल्क को मुबारकबाद देते हुए कमरे से निकल गए और वो बेताब होकर उसकी जानिब बढ़ी। चले मुझे घर छोड़ाएं। उसकी बेताबी का आलम यह था कि अभी तक उसके हाथ में लर्जिश थी और मुकाबिल ने कमर से थामकर उसे अपने करीब कर लिया। निकाह की मुबारकबाद तो वसूल कर ले जाने, मन घर भी छोड़ाऊंगा। वो उसके बेहतहाशा करीब खड़ी थी, इतना करीब कि दोनों की धड़कनों का शोर एक दूसरे के सीने में गूंज रहा था। दोनों की सांसों की महक एक दूसरे को बहका रही थी और अरमान के लब आहिस्ता आहिस्ता उसके लबों से टकरा रहे थे। वो मुकम्मल तौर पर सुर्ख होते हुए उसके लबों को देखती रह गई। अरमान ने मखमूर लहजे में उसकी पुकार का जवाब देते हुए नरमी से अपने लब उसकी ठोड़ी पर जमा दिए। निकाह के बाद सबसे लाजिम होता है कि अपना शौहर अपने शौहर का हक उसे देना, और अभी तुम्हारा भी हक बनता है कि बेबाकी से आंखें दबाते हुए वो उसे मजीद मुश्किल में डाल रहा था। उसने पलटकर अपने यूनिफॉर्म को देखा। मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, फिर घर भी तो जाना है, घर में सब परेशान होंगे। दोनों के दरमियान तय तो यही हुआ था, लेकिन अब अरमान के इरादे बदल रहे थे। ऐसा नहीं हो सकता कि आज रात मेरे पास रुक जाओ, कल मैं खुद तुम्हें लेकर जाऊंगा। वैसे भी 3 दिनों के लिए मैंने कमरा बुक करवाया, तो यहाँ अपनी बेगम के साथ बेस्ट टाइम तो स्पेंड कर ही सकता हूँ। उसने अपना हाथ मुकाबिल के सीने पर जमा दिया था। बाबा कभी भी कबूल नहीं करेंगे। इस तरह आप नहीं जानते, हमारे यहाँ किसी लड़की का रात भर घर से बाहर रहना कितना मायूब समझा जाता है। और उसने आगे बढ़ते हुए उसके लबों पर अपनी उंगली जमा दी। मैं ये भी जानता हूँ कि बगैर माँ बाप की मर्जी के किसी लड़की का निकाह भी मायूब है। वो भी तो ये कर लिया ना तुमने, और कितनी देर उसकी आंखों में देखती रही थी। वो तंज कर रहा था और वो समझ नहीं पाई, लेकिन कुछ था जिसका एहसास बेहद अजीब था। उसे गर्दन से दबोच कर अपने करीब करते हुए वो उसकी सांसों पर हमला आवर हो गया। बगैर उसकी मर्जी जाने बगैर उसे मोहब्बत से समेटे और उसके जानलेवा लम्स पर वो सख्ती से उसकी शर्ट को मिट्टियों में दबोच चुकी थी। अपने पैरों पर खड़ा होना उस वक्त उसके लिए मुश्किल तरीन अमल था।
उस सब के लिए वो ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थी, जो कि अब उसे बर्दाश्त करना पड़ा था। नरमी से झुकते हुए उसे अपने बाजुओं में भरकर वो बिस्तर तक ले आया, जबकि वो हैरान और परेशान उसे देखती रह गई। अरमान प्लीज़, उसने इल्तिजा करनी चाहिए, लेकिन उसे घोड़ी से नवाजते हुए वो उसकी गर्दन में मुंह छुपा गया। आहिस्ता आहिस्ता उसे ज्वेलरी से आज़ाद करते हुए वो अपने इरादों को तकमील का दर्जा दे रहा था। तुम जानती हो, मैंने उस वक्त तक कितना इंतज़ार किया। तुम्हें अपनी दस्तरस में लूंगा, तुम पर अपनी शिद्दत निछावर करूंगा, और मुझे यकीन है इसके बाद तुम खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तसव्वुर कर रही होगी। इसके लम्स में मोहब्बत नहीं थी, एक जुनून था, एक शिद्दत थी जो कि जानलेवा थी, और उसका लम्स मुकाबिल को बेताब नहीं कर रहा था, बल्कि समेट जाने पर मजबूर कर रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता उस पर निछावर होते हुए, उसके लिए रोते हुए, वो बस उससे पनाह मांग रही थी। रिलैक्स, इतना तो हर लड़की को बर्दाश्त करना पड़ता है। उसे घोड़ियों से नवाज कर डराते हुए उस पर निछावर होता चला गया, जबकि उसके बाजुओं में भी घर वो बेबसी से रोती रही। उसकी गर्दन पर बने हुए सुर्ख निशानात हैवानियत को जाहिर कर रहे थे। उस लबों का फटा हुआ कोना, दिल की दीवारें हिलने लगीं। अपने पहलू में सोए हुए वजूद पर एक नज़र डालकर उसने अपना सर अपने घुटनों पर जमा लिया। आंसू उसकी आंखों से टूटते जा रहे थे। ये जुनून, ये शिद्दत मोहब्बत नहीं थी, कोई गुस्सा था, कोई नफरत थी जो उसकी नस नस में उंडेल दिया गया था। अपने बिखरे हुए वजूद को सहलाते हुए उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। दिल बिखर गया, डर गया, लेकिन अभी तो बहुत कुछ बाकी था। अभी तो उस दिन का आगाज होना था। न जाने कितनी देर तक रोने के बाद उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। एक परसकून से नींद उस पर हमला आवर हुई और नींद में डूबती चली गई। सर झटक कर खुद को तसल्ली देते हुए वो गोया ख्वाब में भी उसकी मोहब्बत पर शक नहीं कर सकती थी। जो शख्स उसे पाने के लिए न जाने कितना तड़पा, न जाने कितने पापड़ बेले, और अब जब उसे पा लिया तो फिर उसे गिनवाना बेमकसद ही हो सकता था। अगली सुबह जगाने के लिए उसके बाजू को झुंझोड़ा गया और उसने पिट से अपनी आंखें खोल दी। कुछ देर वो वाहिब दिमागी से सामने के मंजर को समझती रही और फिर अपने सामने झुके हुए अरमान मलिक को देखकर एक हल्की सी मुस्कुराहट से अपनी आंखों को मुकम्मल खोल दिया। सुबह बखैर जाना, जानता हूँ रात हसीन गुजरी, लेकिन इतना हसीन नहीं कि तुम सुबह के आगाज को भूल जाओ। उसने एक बार फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए अजीबो गरीब लहजा अपनाया। वो बड़ी नफासत से तैयार हुआ खड़ा था। काफी देर वो उसके दिलकश उस चेहरे को देखती रही और फिर उठकर बैठ गई। सुबह बखैर, वो हल्का सा बड़बड़ाई और अरमान मलिक ने उसका हाथ दबोचते हुए उसे बिस्तर से नीचे लाकर खड़ा कर दिया। मुझे लगता है हसीन रात का इख्तिताम हो चुका है, अब उसके खुमार से बाहर आ जाओ। और वो हैरत से आंखें खोलते हुए उसे देखती रह गई। ये क्या तरीका है अरमान? इस बार उसकी आवाज़ हल्की सी सख्त हुई, जबकि अरमान ने पलट कर उसे देखा और फिर तंजिया मुस्कुराया। वो खुशबू के झोंकों में लिपटा हुआ वजूद उसे उसमें खुशगवार एहसास दिला रहा था। क्या मतलब है? अब तुम अरमान मलिक से पूछोगी कि उसे तुम्हारे साथ बात करते हुए कौन सा लहजा और कौन सा तरीका अपनाया है? ये वही शख्स था जो बात करता तो आंखें जगमगाने लगती थीं, और अब ये वही शख्स था जो बात कर रहा था और उसका दिल लरज रहा था। एक अनजान सा खदशा उसके वजूद में सरायत करता चला गया। अरमान, प्लीज़, आप मुझे डरा रहे हैं। इस बार उसका लहजा डिगमगा गया, आंखें भीगने लगी थीं और वो 2 कदम दूर हो गया। इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ कि तुम्हें डर न लगे। तुम भी अपना रास्ता नापू और जाओ यहाँ से। और वो बेयकीन खड़ी रह गई। क्या मतलब है? जाओ यहाँ से? आप मेरे साथ जाएंगे? मेरे घर वालों को बताएंगे हमारे निकाह के बारे में? इसके लहजे में हैरत के साथ साथ दुख भी था, खौफ भी, और ना जाने क्या कुछ जो उस वक्त समझने से कासिर थी। तुम्हारे वजूद पर और तुम्हारी गर्दन पर, बल्कि तुम्हारी रूह पर भी मैंने ऐसे निशान छोड़ दिए कि तुम्हारे बताए बगैर भी उन्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा न सिर्फ किसी मर्द के साथ ताल्लुक रहा है, बल्कि तुम रात भर उसकी दस्तरस में अय्याशी करती रही हो। उसका लहजा जहर से भी ज्यादा कड़वा हो चुका था। वो बात नहीं कर रहा था, बल्कि जहर अगल रहा था जो किसी भी वजूद को भस्म करने की ताकत रखते हो। और उसने दीवार का सहारा लेकर गोया से अपने कदमों को मजबूत रखना चाहा। आंसू उसकी आंखों से टूट कर बिखरने लगे। आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? वो अभी भी किसी ख्वाब की कैफियत में खड़ी थी।
जैसे वो भी हंस दे कि पागल इतनी भूली हो कि मजाक भी नहीं समझ पाती। लेकिन वो हंस नहीं रहा था। उसका चेहरा किसी चट्टान की तरह सख्त था, सख्त और संजीदा, जिस पर छाए हुए संजीदा तासुरात उस खूबरू शख्स को पहली मर्तबा बदसूरत दिखा रहे थे। वो उसे ऐसे नहीं देखना चाहती थी। उसका इमेज आयजा के दिल पर कुछ और सख्त था। ना ही कोई मजाक हो रहा है और ना ही तुम्हारे और मेरे दरमियान ऐसा रिश्ता है कि मैं तुमसे मजाक करता फिरूं। जाओ यहाँ से। तुम्हारा दिल चाहे, मेरा काम अब पूरा हो चुका है। ये सफ़ाकियत के आला दर्जे पर खड़ा था। वो खुद को खुदा समझने वाला शख्स उसकी तकदीर लिख रहा था, जो कल तक दीवानों की तरह उसके पीछे भटकते हुए खुद को पागल जाहिर कर रहा था, जो उसकी एक नज़र करम ना मिलने की वजह से खुद को मौत के मुंह में धकेलने के लिए तैयार था। आज उस पर मुसल्लत होकर उसने अपने कदमों में रोल रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतने घटिया होंगे। आप जैसी पस्त जहनियत का शिकार शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वो हलक के बल चीखी आंखें की तरह सुर्ख हो रही थी। इससे पहले कि उसकी बात मुकम्मल होती, अरमान का सन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा और उसके लबों के किनारे से वो सुर्ख सयाल बहता हुआ ठोड़ी तक पहुंचा। लम्हा भर में उसका दिमाग घूम गया। वो फर्श पर गिरी, बेख्तियार सिसक पड़ी। खबरदार, अगर मेरे खिलाफ तुमने जबान भी खोलने की कोशिश की तो तुम जानती नहीं हो, मैं तुम्हारा हर शर्त बिगाड़ दूंगा। और रही बात औकात की, तो तुम्हारा बाप ज्यादा घटिया नहीं निकला। मैं जाकर अपने बाप को बताता कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने वाला अरमान मुल्क है। बाकी की कहानी वो तुम्हें खुद सुना देगा। उसे कभी भी अंदाजा नहीं था वो नफरत में इतना अंधा हो जाएगा कि देखने और सुनने की सख्त ही खो दे। वो कभी भी नहीं सोच सकता था कि एक बेकसूर लड़की से इंतकाम लेने के लिए वो इस हद तक चला जाएगा कि निकाह जैसे रिश्ते को पामाल कर दे, मोहब्बत की तजलील कर दे, उसके हसीन चेहरे को लम्हा भर में बिगाड़ दे, ताकि वो सारी जिंदगी मोहब्बत के नाम से भी खौफजदा रहे। लेकिन अब वो ये सब कुछ कर चुका था। वो कमरे के दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा, जबकि वो दौड़ते हुए उसके कदमों से लिपट गई। मेरी बात सुने, अब मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। मेरा बाप मुझे मार डालेगा। मुझे कम अज कम कोई रास्ता दिखाकर जाएं। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अरमान, वो दरवाजे तक उसके साथ घिसती चली गई, लेकिन वो बेपरवाह शख्स उसे अपनी बेपरवाही में रौनक के बड़े आला दर्जे पर फायज होकर वहां से निकल गया, बगैर उसकी आहो बिका पर तवज्जो दिए, बगैर उसकी चीखो पुकार को सुने। उसका दिल चाहा कि वो खुद को पेट डाले, इतनी बड़ी गलती पर खुद को ऐसी सजा दे के दोबारा किसी को नजर न आए। इस बार अगर जमीन उसे अपने अंदर समेट लेती तो भी उसे अपनी खुशकिस्मती तसव्वुर करती। लेकिन जो स्याही उसके मुंह पर लगा दी गई थी, अब उसका अदालत तो उसे भुगतना था। जो मोहब्बत उसने की, जिसका दम भरते हुए वो यहाँ तक पहुंच गई, अब उसका बेनाम मोहब्बत की सजा तो भुगतना बाकी थी। बाकी अगली बार दिल उस काबिल ही न रहे। चीख चीख कर थक चुकी थी वो। कुछ भी ऐसा नहीं था जो तसल्ली आमेज होता। कोई भी अल्फाज, कोई भी जगह, कोई भी वाकया, कुछ नहीं। कोई भी उस जहां में अपना नहीं था। और ये सब कुछ भी अरमान मुल्क के सबब था। ये शानदार कमरा और उस कमरे में क़याम करना, भला वो लड़की कहाँ अफोर्ड कर सकती थी? फिर से अपनी मंथली फीस भरने के लिए सो जतन करने पड़े। दोपहर के करीब ही वो एक होटल के कमरे से बाहर निकल आई। बाहर की दुनिया गोया एक आग अगल रही थी। कल तक सब कुछ बेहद हुसीन था और आज वही हुसीन चेहरे, वही हुसीन मकामात और वही हसीन ख्वाब उसकी रूह में संगरेजों की तरह मुंतकिल हो गए। ऐसे यूं लग रहा था जैसे उसके होश व हवास ही सल्ब कर दिए गए, जैसे वो किसी ऐसी कैद में है जहां से निकलना नामुमकिन है। अपने बाप के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसने गोया सदियों की मसाफत तय कर ली थी और उस दरवाजे पर पहुंचकर उसने अपने कांपते हुए हाथों से दुपट्टे को अपने ऊपर फैला लिया। वो दाग तो नहीं मिट सकते थे जो उसके वजूद पर लग चुके थे, लेकिन अब और कोई रास्ता नहीं था और उसे हर सूरत उस कयामत से निमटना था जो उससे निगलने के लिए तैयार थी। उसकी भाभी ने दरवाज़ा खोला और उसकी टूटी बिखरी हालत को देखकर वो सिर्फ कुछ देर के लिए दंग हुई और फिर उसे घसीटकर अंदर दाखिल किया। ऐसे बाजू से दबोचकर वो चीखते हुए उसके भाइयों को बुला रही थी। उसने नाम आंखों से देखा। उसके भाई शिराज और वकास दोनों बाहर आए। उसे देखकर वो गोया पत्थर के हो चुके थे और उसका बाप जमशेद खान किसी हारे हुए खिलाड़ी की तरह घुटनों के बल बैठ गया। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो दौड़ते हुए शहजाद की जानिब लपकी, लेकिन शहजाद ने उसे धकेलते हुए खुद से दूर कर दिया था। खुदा का वास्ता है, मुझे माफ़ कर दे,
बाबा भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दें। उसकी चीख व पुकार ने उस कच्चे सहन में गोया हशर बर्पा कर दिया। लेकिन ना उसे कोई माफ करने के इरादे से मौजूद था और ना उसे माफ किया गया। शहजाद और वकास ने उसे तब तक पीटा जब तक कि वो बेदम होकर फर्श पर नहीं गिरती। और जमशेद खान, जो आज तक उसे बेटी नहीं समझ पाया, जिसने आज तक उसे मोहब्बत के चंद कलमात नहीं कहे, वो भी आज उसे अपनी बर्बादी का सबब कह रहा था। उस कमबख्त को मार देते तो अच्छा था। अपनी गलाजत भरे वजूद के साथ ये जहां तक जाएगी, हमारी नाक कटवाएगी। बताओ कौन है, और तुमने उससे कितनी रकम ली, या फिर किसके साथ भाग कर गई थी तुम? जमशेद खान ने सख्ती से उसके चेहरे को दबोच लिया, जो नीलो नील हो चुका था। नहीं, मैंने किसी को अपना आप नहीं बेचा। मैंने निकाह किया था उससे। वो शौहर है मेरा, और इससे ज्यादा तो उन्होंने कोई सोना ही नहीं था। उसे एक बार फिर मार मार कर हिलकान करते हुए वो कमरे से बाहर निकल गए। वो पूरा दिन ही मार खाती रही। शांता से अंदाजा हो चुका था, यहाँ पड़ी रहेगी तो मर जाएगी। कोई भी उसके लिए माफी लिखने वाला नहीं है। अब तक तो उसके भाई और उसका बाप उसे मार चुके होते, लेकिन शायद इसलिए चुप थे क्योंकि अहल इलाका इस बारे में जान चुके थे कि अगर वो मार कर उसे ज़ेरे ज़मीन दफन भी कर देते तो उनकी अपनी अपनी जिंदगियां बर्बाद हो जाती। फिर पुराने कच्चे कमरे में बंद करके उन्होंने लकड़ी के उस दरवाजे को भी बंद करके कंडी लगा दी। ये भूखी प्यासी बड़ी बड़ी मर जाएगी। सिर्फ शाम के वक्त खाने के चंद नवाले शायद इसलिए रखे गए ताकि वो जिंदा रह पाए। इसकी भाभी तो न जाने कौन से बदले उखाड़ रही थी। दर हकीकत वो उसे अपने भाई के लिए पहले ही मांग चुकी थी, जिसका रिश्ता आने पर आयजा ने झपट से इनकार कर दिया था, क्योंकि उस वक्त वो अरमान मलिक की मोहब्बत की खम्मार में थी। लेकिन अब जब वो अपनी असलियत दिखा चुका था, तो वो सारे बदले गिन गिन कर उतारे जा रहे थे, जो उतारना कभी उन सब के ख्वाब रहे। ये दूसरी बार था जब सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए वो वहां से भाग निकली। रात के उस पहर उस कच्चे दरवाजे की कंडी खोलकर वो सहन में आई। किसी को अंदाजा नहीं था कि वो इतना बड़ा कदम उठाएगी, क्योंकि सबने यही समझा था कि उसके पास कोई और ठिकाना नहीं है। लेकिन वो अपने रिश्तेदारों से खूब वाकिफ थी। वो जानती थी कि या तो किसी जरगे के किसी जालिम फैसले का शिकार हो जाएगी, या फिर अपने बाप भाइयों के हाथों मारी जाएगी। हालांकि अगर वो शख्स उसके पहलू में आकर खड़ा हो जाता तो कोई उसका बाल भीगा नहीं कर सकता था। वो वहां से सीधा उसके कमरे में गई, जहां उसका सामान रखा गया था, और वहीं उसका बंद मोबाइल पड़ा था, जो उस रोज उसी अलमारी में रह गया। ये अरमान मलिक का दिलाया हुआ फ़ोन था, और शायद ये भी कुदरत की मसलहत थी, जो उस रोज़ गलती से वो यहीं रह गया, और अब उसे उठाने के बाद वो बाहर आई। शाल को कंधों पर लपेटकर उसने वो अंगूठी भी उठा ली जो उसकी माँ ने उसे दी थी। एक आखिरी निशानी, और अपने हक के लिए उस शख्स के पास जाने का आखिरी रास्ता। वो नहीं जानती उसके बाद क्या हुआ, घर वालों ने उसे कितना ढूंढा, उसके बारे में क्या सोचा। लेकिन उस रात गिरते पड़ते उस गांव से निकलकर वो अगली सुबह तक शहर पहुंच चुकी थी। उसके पास रहने के लिए कोई रास्ता नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था। बस यही कि अरमान ने जिस होटल में उससे निकाह किया था, उस होटल के कमरे को उसने 3 दिनों के लिए बुक किया था। अगर वहां भी ना रुकने दिया जाता तो फिर वो वहां से अरमान मलिक को कोई ना कोई मालूमात जरूर ले लेती। उसे हर सूरत उस शख्स के पास जाना था, चाहे गिड़गिड़ाना पड़ता, इल्तिजा करना पड़ती, या फिर उसके गिरेबान में हाथ डालकर अपना हक लेना पड़ता। इस जिंदगी ने उसे अपना तल्ख पहलू दिखाया था, अपना तल्ख पहलू कि आज तक उसकी जिंदगी में कोई ऐसा मोड़ नहीं आया जहां उसने खुद को इस कदर बेयार और मददगार तस्वुर किया हो। बुखार से भंगता हुआ भूखा वजूद, कोई उम्मीद नहीं थी, कोई आखिरी सरा जिसके बलबोते पर वो जिंदा रह पाती। काफी कोशिश के बाद बिलाखिर वो उसी होटल पहुंच गई। सबसे पहले वहां जाकर उसने अमले से मुलाकात की। मैनेजर को बताया था कि अरमान मलिक उससे निकाह कर चुका है। उसके साथ वो उस कमरे में रात भर रही। उसका शौहर है, लेकिन उधीर उम्र के उस मैनेजर ने उसकी बात सुनने से भी इनकार कर दिया था। देखें, वो शहर का जाना माना बिजनेसमैन है। उनके खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं कर सकता जिससे मेरे होटल की रेपुटेशन खराब हो। हाँ, वो यहाँ आते जाते हैं। कभी भी उन्हें बैरूने मुल्क जाना हो तो सबसे पहले वो हमारे ही होटल में स्टे करते हैं। मैं सच कह रही हूँ अंकल, खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरे पास और कोई सहारा नहीं है। मेरा किसी तरह अरमान मलिक से राब्ता करवा दें। हैरत अंगेज बात ये थी कि वो शख्स उसे हर जानिब से ब्लॉक कर चुका था। बुज़दिली के आला दर्जे पर फायज,
वो शख्स उसे अंधेरों में झोंक कर गया। उसे अंदाजा ही नहीं था, मैनेजर के सामने हाथ बांधते हुए कोई इतनी बेबस नजर आ रही थी कि वो ना जाने कितनी देर उसके चेहरे को देखता रहा। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि आपको अरमान मलिक की बहन के पास भेज दूँ। शिफा हॉस्पिटल में डॉक्टर आलिया। मैं आपसे ज़्यादा उनके मुताल्लिक ना ही कुछ जानता हूँ और ना ही आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। यहाँ से भी कोई खातिरख्वाह जवाब नहीं मिला। वो चुपचाप वापस पलट आई और बाहर आकर दरवाजे पर बैठ गई। आते जाते लोगों को देखते वो अपनी बेबसी का तमाशा देख रही थी। हर शख्स अपनी जिंदगी में मस्त था, किसी को उसकी परवाह नहीं थी। अपनी जानिब से उसने बरसों पुराना बदला सूद समेत वापस ले लिया। उसकी जिंदगी बर्बाद कर चुका था। एक ऐसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर चुका था जिसके बाप से उसके पुराने हिसाब किताब बनते थे। आज से पूरे 6 माह पहले उसने बैरूने मुल्क से पाकिस्तान आने के बाद जमशेद खान के हवाले से छानबीन शुरू कर दी। वो इतना मामूली शख्स था कि वो अगर चाहता तो लम्हा भर में उसे अपनी लपेट में ले लेता, लेकिन उसकी इज्जत खराब करना और सारी जिंदगी उसे लोगों के सामने जलील करने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। शहर यूनिवर्सिटी में पढ़ने आने वाली उसकी बेटी के बारे में भी उसने पूरे 6 माह पहले जानकारी हासिल की। उस रोज से यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर उसने पहली मर्तबा देखा और एक लम्हे के लिए थम सा गया। बिलाशुबा वो बहुत शामासूम और खूबसूरत थी। 22 साला वो लड़की सफ़ेद दुपट्टे के हाले में जगमगाते हुए चेहरे के साथ मुस्कुराकर लड़कियों के साथ निकली और बस का इंतज़ार कर रही थी। जब वो गाड़ी से उतरते हुए पहली मर्तबा उसके सामने जाकर खड़ा हो गया, उस लड़की की आंखों में सिर्फ हैरत थी। आपसे बात करना चाहता हूँ, गाड़ी में आकर मेरी बात सुनेंगी? और उसकी पेशकश पर जहां वो हैरान हुई थी, वही गुस्से से सुर्ख चेहरे पर मजीद गुस्से की लहरें दौड़ने लगीं। आप है कौन, जिनकी बात सुनने के लिए मैं गाड़ी में बैठूंगी? उस खूबरू जवान को अपने सामने ये हुक्म चलाता हुआ देखकर वो फनकारी और उसकी हिम्मत को दाद तलब नज़रों से देखते हुए वो पहली बार महफूज हुआ। कोई अपना ही समझने मुझे सीने पर बाजू बांधे हुए वो दिलकशी से मुस्कुराया और सामने खड़ी हुई लड़की ने बेइख्तियार पलकों को झुका लिया। अगले लम्हे वो दोबारा मजबूत हो गई। यहाँ से जाएं, दिमाग खराब मत करे मेरा। वो कुछ खौफजदा भी लग रही थी। उस रोज उन दोनों के दरमियान मुलाकात चाहे जितनी भी बुरी थी, लेकिन आने वाले वक्त में उसने हर पुल उस पर नजर रखी, हर लम्हे उसके सामने आकर उससे अपनी मोहब्बत का जिक्र करना, और वो भी कच्ची उम्र के उन जज्बात में से गुजर रही थी जहां उसे अरमान मलिक जैसे शख्स का यकीन करना पड़ा। वैसे भी वो देखने में जितना खूबसूरत था, वो नहीं जानती थी कि उसके अंदर इतना ही सियाह दिल भरा हुआ है। 6 बहनों का इकलौता भाई और मुलिक खानदान का इकलौता चश्मो चराग। उस रोज पहली मर्तबा वो उस पर यकीन करके कैफे में उससे मुलाकात करने के लिए आई और अरमान ने नरमी से उसके मखमली हाथ को पकड़ लिया था। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? वो पहला शख्स था जिसके सामने निकाह की पेशकश रखे हुए था, वरना आजकल के दिल फेंक के लड़कों से वो बखूबी वाकिफ थी। मैं गरीब आपकी बेटी हूँ और आपकी और मेरी कोई बराबरी नहीं। मुलिक साहब प्लीज़, आप अपने रास्ते मुझसे अलग कर लें। अपने मुलायम लहजे में बात करते हुए उसने किसी किस्म का झूठ नहीं बोला था। साफ गोई और सच्चाई से जो बात भी थी बयान कर दी थी, जबकि वो दिलकशी से मुस्कुराया। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मोहब्बत औकात नहीं देखा करती, बराबरी नहीं देखा करती। बस मोहब्बत के लिए चंद दिलों को मुंतखब कर लिया जाता है और मेरा दिल भी उन्हीं लोगों में शुमार किया जाए। वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, इतनी बड़ी और अच्छी बातें कि कोई भी उसके झांसे का शिकार हो जाता, सो उसे भी यकीन करना पड़ा। पहली बार मोबाइल पर राब्ता हुआ, रात रात भर सरगोशाना लहजे में होने वाली बातें, लेकिन फिर भी अरमान मुलिक ने कभी अपनी हद पार नहीं की और इस मेल जोल में भी ठीक 1 महीने बाद वो उसे कायल करने में कामयाब हो गया कि वो अरमान से निकाह कर ले और उसके बाद वो उसकी फैमिली को बता देगा। उसने एतमाद कर लिया था और निकाह के बाद अरमान ने जो किया उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। वो तो आज तक यही सोच रही थी कि आखिर उस शख्स ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, कौन सा ऐसा जुर्म था जिसकी सज़ा इतनी भयानक थी। उस वक्त भी वो अपने कमरे की बैल्कोनी में खड़ा मुसलसल चांद को घूर रहा था। वो बस एक रात थी जो अपनी तमाम तर बदसूरतियों के साथ उसके साथ रूनुमा हुई और फिर उसने अपने हाथों से ही बिगाड़ डाली। उसके पहलू में दुल्हन बनकर बैठी थी, उसके नाम पर अपनी तमाम जुमला हक करने के बाद
उसकी बाजुओं में बिखरती चली गई और फिर उसने वही किया जो उसने सोचा था। लेकिन उसके बाद एक बेनाम सा पछतावा था जिसे वो चाहकर भी अपने ऊपर हायल नहीं होने देना चाहता था, लेकिन वो उसे अपनी लपेट में ले चुका था। वो वहां से निकलने के बाद कहाँ गई होगी, क्या क्या होगा, ये तो वो नहीं जानता था। लेकिन उससे ठीक 2 दिनों बाद वो बैरूने मुल्क चला आया। यहाँ 2 हफ्तों की मीटिंग थी और यहाँ से जाने के बाद भी वो उस लड़की के बारे में मजीद मालूमात ले सकता था। काश तुम जमशेद की बेटी न होती, या फिर काश हम मुख्तलिफ हालात में मिले होते। उसके दिल ने सरगोशी की थी, लेकिन अपने सर को सख्ती से झटकते हुए उसने खुद को उस ख्याल से बाज रखा, और वो उसकी बीवी थी, जब चाहता वो उसे दोबारा जाकर ले आता। यही उसका मानना था। लेकिन उस वक्त वो उसे सज़ा इसलिए दे रहा था ताकि उसके बाप को सज़ा मिले, लेकिन नहीं जानता था कि उसके बाप ने हमेशा की तरह उसे अपने मामलात से दूर रखते हुए एक ऐसे जहन्नुम में धकेल दिया था जहां से निकलते निकलते शायद उसकी जान चली जाती। काफ़ी छानबीन के बाद वो डॉक्टर आलिया मलिक के सामने मौजूद थी। वो 30 साला भरपूर जवान खूबसूरत डॉक्टर उस मुलायम सी लड़की के हुलिये को बारीक बीनी से देख रही थी। उसने सर उठाकर डॉक्टर आलिया को देखा। वो जो कुछ सोचकर आई थी, चाहने के बावजूद कह नहीं पाई। मुझे यहाँ जॉब दे दें प्लीज़, उसने इल्तिजा की, और वो डॉक्टर आलिया ने हैरत से उसे देखा। देखें, मुझे अपने घर वालों के बारे में बताएं। इस तरह अकेले आना, जॉब मांगना, और वो कुछ तजस्सुस का शिकार लग रही थी। डॉक्टर साहिबा, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं इज्जतदार लड़की हूँ और आपका काम निहायत तवज्जो और दिलचस्पी से करूँगी। आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस मुझे रहने के लिए ठिकाना दे दें और जीने के लिए 2 वक्त का खाना। आलिया हैरान हुई, लेकिन वो एक औरत थी। किसी भी लड़की को इस तरह बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकती थी, सो उसे अपने पास रख लिया। उसके पास मोबाइल था। मोबाइल में अरमान मलिक की चैट्स और वो तमाम सबूत जिसे देखकर वो यकीन दिला सकती थी। लेकिन अब उसके दिल में खौफ बैठ चुका था। औरत जब ठोकरों से वाबस्ता होती है, उसके पहलू में या उसकी पुश्त पर कोई खड़ा नहीं होता था। वो खुद को बुज़दिल तसव्वुर करने लगती है, और एक लम्हा ऐसा आता है जब वो खुद को बिल्कुल बेयारो मददगार समझते हुए खामोशी इख्तियार कर लेती है। अब भी सिर्फ और सिर्फ उसे खौफ था कि अरमान मलिक किसी भी वक्त उसे धुतकार सकता था, जो अब तक उसे ढूंढते हुए यहाँ तक नहीं पहुंचा था। वो ना ही उस निकाह को तस्लीम करेगा और ना ही उसे अपनी बीवी तस्लीम करेगा, बल्कि एक और अजियत उसके नाम लिखी जाएगी। वो डॉक्टर आलिया के पास इज्जत से रहने लगी, लेकिन साथ ही साथ उसे शिद्दत से इंतज़ार था उस वक्त का जब वो सबके सामने उस घटिया शख्स की पोल खोल देती। मोहब्बत थी उससे। अरमान मलिक से इतनी मोहब्बत के अगर इजहार के लिए कहा जाता तो शायद नामुमकिन होता, लेकिन अब नफ़रत भी इस कदर ज़्यादा थी कि वो उसका नाम तक पसंद नहीं करती थी। आलिया को अगले 1-2 हफ्तों के अंदर अंदर ही पता चल गया कि वो हद से ज़्यादा खामोश और शरीफ लड़की है, जो मेला से अपना काम करती है और फिर चुपचाप आराम करने चली जाती है। इसे किसी की ज़िंदगी से कोई गर्ज नहीं थी। उसका मुरझाया हुआ चेहरा, आंखों के नीचे सियाह हल्के, इस बात की निशानदही करते थे कि वो किसी गहरी अजियत से गुजर चुकी है। कितनी बार डॉक्टर आलिया ने पूछ भी लिया। वो एक नरमदिल खातून थी, एक गायनाकोलॉजिस्ट। उसकी शादी हार्ट सर्जन डॉक्टर शीरो से हो चुकी थी, और अरमान मलिक की बड़ी बहन, बड़ी और सौतेली बहन। लेकिन उसने हर बार ही इनकार करते हुए बात को छुपा लिया। लेकिन शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर था। उस रोज़ कॉरिडोर में वो बेहोश हवा से बेगाना खड़ी थी तो एक लम्हे के लिए गाफिल हो गई। बंद आंखों के साथ वो अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी थी। जब डॉक्टर आलिया ने उसके टेस्ट किए और उन टेस्ट की रिपोर्ट्स को देखकर वो भी धक से रह गई। एक निहायत ही शरीफ, कम उम्र लड़की, बकौल जिसका कोई हक नहीं था। वो लड़की इतनी बड़ी गेम खेल रही थी, वो भी उसकी नाक के नीचे। इस बात ने डॉक्टर आलिया को शदीद गुस्से में मुब्तला कर दिया। मुझे बताओ, कौन हो तुम और तुम्हारा पेशा क्या है? सख्त लहजे में पहली बार वो उस लड़की से मुखातिब हुई थी, जो कि जर्द चेहरे के साथ अपनी भीगी पलकों को झुकाए बैठी रह गई। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ आयजा, उन्होंने दोबारा पूछ लिया। उसने सर उठाकर डॉक्टर आलिया को देखा था। मैं एक शरीफ लड़की हूँ, मेरा कोई पेशा नहीं है। उनकी बात का मफहूम समझते हुए उसने फौरन ही अपनी सफाई पेश करनी चाहिए, जबकि डॉक्टर आलिया ने रिपोर्ट्स उसके सामने रख दी। तुम प्रेग्नेंट हो, बगैर शादी के माँ बनने वाली हो,
और तुम कहती हो कि तुम शरीफ हो। तब ऐसी शरीफी पर उनका गुस्सा किसी तौर पर कम नहीं हो रहा था, पर सामने पड़ी हुई रिपोर्ट्स को देखकर वो अपनी आंखें खोले साकित बैठी रह गई। ये भला कैसे मुमकिन था? किस तरह खुदा उसे इतनी बड़ी सजा दे रहा था? ठीक है, सजा उसका हक बनती थी, लेकिन इस तरह अपने चेहरे को हाथों में छुपाए वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसमें अपनी कोई जगह नहीं थी, और फिर वो उस वजूद को लेकर वो कहाँ जाती? डॉक्टर आलिया हैरान और परेशान उसे देखती रह गई, और फिर आगे बढ़ते हुए नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या तुम शादीशुदा हो? अगर तुम किसी मुश्किल में हो तो तुम मुझ पर यकीन कर सकती हो। वो अपने कीमती वक्त को सिर्फ इसलिए ज़ाया कर रही थी, सिर्फ उस लड़की पर। ये बच्चा, अरमान मुलिक, क्या आपका भाई? अरमान मुलिक? उसके इंकिशाफ पर डॉक्टर आलिया अछलते हुए कुर्सी से उठी। कितनी देर वो कुछ बोलने के काबिल नहीं रही थी। जब उसने सर उठाकर उनकी तरफ देखा, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं आपके भाई अरमान मलिक की बीवी हूँ, और ये बच्चा भी उन्हीं का है। कोई छोटी बात नहीं थी जो उसके मुंह से निकल जाती, बहुत बड़ी बात थी। वो शहर का जाना माना नाम था, और सामने खड़ी हुई काबिल डॉक्टर का भाई, वो भला इतनी आसानी से ये बात कैसे मान सकती थी? अपनी जबान बंद करो, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो। गम गुस्से से डॉक्टर आलिया का चेहरा सुर्ख हो गया, और अपनी कांपती हुई टांगों के साथ वो एक बार मजबूत होकर खड़ी हो गई। मुझे चाहिए 10 लोगों में भी ले जाकर मुझसे पूछ लें, तब भी मैं यही कहूंगी कि मैं अरमान मलिक की बीवी हूँ। ग्रैंड होटल में आज से 1 माह पहले हमारा निकाह हुआ, और निकाह के बाद एक रात मुझे अपने पास रखकर आपके भाई ने मुझसे जान छुड़वाई और मुझे बताया कि वो मुझे किसी बदले की वजह से अपना चुके थे। अब मैं अपने रास्ते पर चली जाऊं। आंसू उसकी आंखों से टूट टूट कर गिर रहे थे। लड़खड़ाते हुए लहजे में वो जो कुछ बयान कर रही थी, सिर्फ हकीकत थी। सच्चाई उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रही थी, और डॉक्टर आलिया को यूं लग रहा था जैसे कोई सर फूंका जा रहा हो, जिसके बाद वो सांस तक नहीं ले पाएंगी। उसके बाद मेरे भाइयों और मेरे बाप ने मुझे अपने अपनाने से इनकार कर दिया। मुझे कमरे में बंद कर दिया ताकि वो मेरी जान ले सकें, ताकि वो मुझे भूखा प्यासा रखने के बाद मुझसे जान छुड़वा सकें। लेकिन अपनी जान बचाती हुई मैं दोबारा पलटकर होटल तक पहुंच गई, ताकि मैं आपके भाई के कदमों में बैठ जाऊं, सिर्फ इसलिए कि वो मुझे अपना ले। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो शख्स इतना कमज़ोर साबित होगा। इस बार वो निढाल होकर दोबारा कुर्सी पर बैठ गई। कहने सुनने को कुछ बाकी नहीं रहा। वो जानती थी कि सामने बैठी हुई लड़की इस बात से वाकिफ है कि वो अरमान मलिक की बहन है। तुम्हारे पास कोई सबूत है इस बात का? आलिया ने उसका चेहरा देखते हुए सख्ती से कहा, और उसने मोबाइल उठाकर आलिया के सामने रख दिया था। इसमें तमाम चैट्स मौजूद हैं। अरमान मलिक के साथ मेरी चंद तस्वीरें भी हैं, जो खुशकिस्मती से मैंने उनसे छुपाकर बना ली थी। मेरे पास निकाहनामा नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर भी यकीन नहीं है तो मेरे पेट में मौजूद बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा लें। माँ की दूसरी शादी को भी उन्होंने सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर लिया कि उन्हें एक भाई चाहिए था। 4 बहनों का उकलौता भाई, जो पैदा हुए से लगा, चाहे सोतेला ही सही, लेकिन फिर भी एक साया मिल गया, एक मजबूत सहारा जो पहलू में खड़ा होगा तो उन्हें कोई मुश्किल नहीं होगी। इसके बाद अल्लाह ने उनके बाप को दोबारा 2 जड़वां बेटों से नवाजा, और यूं वो 6 बहनों का उकलूता भाई बन गया, जिसने आज तक कभी भी सोतेलापन नहीं दिखाया, जो बहनों से बहुत हाशा मोहब्बत करता था। वो जो उनका मान था, उसकी शख्सियत ऐसी थी कि कोई भी उसके कदमों में बिछ जाने के लिए तैयार हो जाता। लेकिन सामने बैठी हुई लड़की इतनी मासूम थी कि उसे देखकर नहीं लग रहा था कि वो किसी भी कभी भी खुद चलकर उसके पास गई होगी, जिसकी उसकी जिंदगी इतनी बर्बाद हो चुकी थी कि उसके पास कहने सुनने को कुछ बाकी नहीं रहा। 2 हफ्तों के अंदर अंदर ही बैरूने मुल्क से वापस आ गया, लेकिन उस लड़की को ढूंढने के लिए उसने जमीन आसमान के कुल्लाबे एक कर दिए। वो उससे मिलने तो दूर की बात, उसकी झलक तक नहीं देख पाया। अहले इलाका ने उसे बताया था कि उसके भाइयों और बाप ने उसे मार डाला, और तब उसने जमशेद खान की गिरबान को पकड़ लिया था। कहाँ है तुम्हारी बेटी? मुझे बताओ। इस बार भी वो उसे तुम्हारी बेटी कहकर मुखातिब कर रहा था। मर चुकी है वो, जमशेद ने साफ लफ्जों में उसे बता दिया, और वो धक से रह गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लड़की मर जाए? उसने जमशेद से बदला लेने के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद की थी, इसलिए नहीं कि वो मर जाए। हालांकि उसे समझना चाहिए था कि मर तो वो उसी रोज चुकी थी,
जिस रोज़ अरमान मलिक ने उसे धत्कारते हुए उसका इम्तिहान लिया, उसकी तमाम मोहब्बत और सारा यकीन को उसके मुंह पर दे मारा था, उस रोज़ वो मर चुकी थी। इलाके के हर शख्स ने उसे यही बताया कि वो मर चुकी है, क्योंकि उसके भाग जाने के बाद उसके भाइयों और बाप ने यही मशवरा कर दिया, मशहूर कर दिया कि इज्जत बचाने के लिए वो और क्या करते। बस लोगों से यही कहते हैं कि हमारी बला से वो मर जाए, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। जबकि लोगों का अपना गुमान यही था कि उसके बाप और भाइयों ने उसे मार कर कहीं दफन कर दिया। तभी दोबारा उसकी भखने लगी, जबकि दूसरी तरफ उसे पिछतावों की जद में छोड़कर जाने कहाँ चली गई। आलिया ने 3 माह अपने पास रखा, उसके दिल से हर एक डर को निकाल दिया था, उसकी शख्सियत को मुकम्मल तौर पर बदल दिया था। तब तक किसी को भी उसकी भंक नहीं लगने दी, जब तक कि वो एक मजबूत लड़की का रूप धारे उनके सामने आने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं थी। अच्छे कपड़े, अच्छी केयर और माँ बनने का रूप वो मजीद हसीन होती चली गई। वो मुकम्मल प्लानिंग थी। आलिया ने उसे अपने पास बुलाया और दूसरी जानिब उसने अरमान मलिक को भी बुलाया हुआ था। एक गहरी मुस्कुराहट उसके लबों पर फैलती चली गई। कैमरे के जरिए उसे अंदर आता हुआ देख रही थी। आइजा की पुश्त दरवाजे की जानिब जब हारून दरवाजे के करीब पहुंचा, तब आलिया ने बड़ी महारत और पेशावराना मुस्कुराहट से आइजा की तरफ जाने देखा। माशाल्लाह, आपका अमल बिल्कुल ठीक जा रहा है। अल्ट्रासाउंड के मुताबिक आपका बेटा है। बस आपका तब तक अंदर आ चुका था। उसे अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अरमान के सामने बैठी हुई लड़की की जानिब अपनी तवज्जो नहीं दी, लेकिन वो आलिया को बात करता हुआ सुन चुका था। आइजा नरमी से मुस्कुराते हुए अपनी फाइल्स उठाकर उठी। उसके पीछे खड़ा था, चंद कदमों के फासले पर, और तब आइजा की नज़र उस शख्स के चेहरे पर पड़ी। आज उसकी नज़रों में वो चमक नहीं थी। उसका चेहरा पहले जैसा नहीं लगा उसे, लेकिन अरमान भी मुकम्मल तौर पर उसकी जानिब मुतवज्जे हो चुका था। उसे देखकर वो जैसे थम सा गया। साकित कदमों से अपने सामने खड़ी हसीन लड़की को देखकर वो फिर उसके हाथ में पकड़ी हुई फाइल्स, न जाने कितनी देर ऐसे बीत गए। जब वो आलिया की जानिब मुतवज्जे हुआ, ये कौन है? और आलिया मुस्कुरा दी, ये मेरी पेशेंट है, हामला है, बैठे हो तुम। और आइजा एक तीखती नज़र उस पर डालते हुए करीब से गुजर गई। वो वहां बैठने वालों में से नहीं था और उसके पीछे दौड़ गया। आगे बढ़ते हुए उसने आइजा के हाथ को थाम लिया, जिसे उसने पूरा जोर लगाकर पीछे धकेल दिया। खबरदार अगर मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश की तो। जबकि वो बेबसी से उसके चेहरे को देख रहा था कि मेरा बेटा है, वो तो गोया पागल हो चुका है। उसके पेट में मौजूद औलाद उसकी थी, और फिर बेटा, वो उसी बाप का बेटा था जिसने सिर्फ बेटे की ख्वाहिश के लिए 2 औरतों की जिंदगी बर्बाद कर दी। एक हारून की माँ की, एक आलिया की माँ की। ये सिर्फ मेरी औलाद है, और खबरदार अगर मेरे पास आना है ना, उस बच्चे को अपना कहने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किसी तेज धार भले आले की तरह वो उसे काटती हुई वहां से गुजर गई, और उस रात वो आलिया के सामने आकर खड़ा हो गया। तुम मुझे बताओगी कि वो लड़की कौन है, कहाँ रहती है, और तुम उसे कितने महीनों से जानती हो? और आलिया ने उसे देखते हुए अपने सीने पर बाजू लपेट लिए। ये तो तुम मुझे बताओगे कि वो कौन है जिसके पीछे तुम पागलों की तरह फिर रहे हो? वो मेरी बीवी आलिया, उसे तस्लीम कर लिया। हालांकि किसी ने नहीं सोचा था कि वो इतना जल्दी तस्लीम कर लेगा। पिछले इतने अरसे से जो उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था, भला खुद पर सब्र कैसे रख सकता था? एक अजियत थी बहुत, हाशा अजियत। और जब उसकी माँ को हकीकत मालूम हुई तो वो दंग रह गई। वो जमशेद खान की बेटी थी, अम्मी, जो मुलाजिम होकर आपकी जिंदगी बर्बाद करके चला गया, जिसने नाना अब्बा से 5 लाख लिए थे और आपको मेरे बाप जैसे दरिंदे के हवाले कर गया। ऐसे ही हुआ था ना? आज से इतने बरस पहले शाइस्ता बेगम, जो कि हवेली की बेटी थी, उन्हें जमशेद नामी हवेली के मुलाजिम से मोहब्बत हो गई। और जब ये मोहब्बत उरूज पर पहुंची, तब शाइस्ता बेगम के बाप को उसके बारे में मालूम हो गया। उस वक्त जमशेद खान के सामने उन्होंने 5 लाख रखे थे और कहा कि मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो, और वो रकम उठाकर हमेशा के लिए वहां से गायब हो गया था। सिर्फ उसे गलती की सजा के लिए उन्हें मालिक इफ्तिखार की दूसरी बीवी बना दिया गया, जहां उन्हें सारी जिंदगी तजलील का सामना करना पड़ा। और इसी बात का बदला लेने के लिए उसने वो कदम उठाया था जिसके बाद अब बर्बादी उसका मुकद्दर थी। वो दिन रात उस दरवाजे पर गया, लेकिन वो इतनी संगदिल उठ चुकी थी कि वो दरवाज़ा खोलकर अरमान मलिक की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी।
उस रोज भी वो अपने चेकअप के लिए अस्पताल आई और अरमान मलिक ने उसे उठा लिया। वो सिर्फ उससे बात करना चाहता था। वो उसे अपने फ्लैट पर ले आया और उसके कदमों में बैठ गया। मैंने मान लिया, मुझसे गलती हुई है। देखो, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था, ठीक है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तुम भी चाहो तो तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन सब कुछ भूल जाओ। और आयजा ने एक जनाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर जोड़ दिया। जिंदगी में पहली बार किसी ने अरमान मुल्क पर हाथ उठाया था। एक नहीं, ऐसे हजारों थप्पड़ भी तुम्हारे मुंह पर मारूं, फिर भी मैं तुम्हारे जितना नहीं गिर सकती, अरमान मुल्क। उसके गिरेबान को पकड़ते हुए किसी शेरनी की तरह चिंघाड़ रही थी। अब उसको अबू और वजाहत के शाहकार शख्स से उसे मोहब्बत की मीम भी नहीं थी। आलिया को मालूम हो चुका था कि उसे उठाने वाला अरमान मुल्क है, इसलिए उसने सब घर वालों को बता दिया और साथ ही साथ ये भी कहा था कि अगर वो उसे आज़ाद नहीं करेगा तो पुलिस का सहारा ले लेगी। शाम तक का वक्त था उसके पास और शाम तक उसे आयजा को हर सूरत मनाना था। मुझसे मोहब्बत का खेल खेला, उससे कहा कि उसके बाद मेरी तजलील करके मुझे भी बेयार व मददगार छोड़ दिया, और अब माफ़ी के लिए आए हो। हर बार माफ़ी तलाफ़ी नहीं हुआ करती, बाज़ दफ़ा सज़ाएं मुंतखब की जाती हैं। मुल्क साहब, और तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम सारी ज़िंदगी तड़पते रहो। वो हलक के बल चीख रही थी। आज उसे मुल्क अरमान का खौफ नहीं था। आज वो अपना फैसला करने के लिए आज़ाद थी। चाहे वो उसे जान से मार देता, लेकिन उसके सामने वो घुटने टेकने वालों में से नहीं थी। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, लेकिन उस मोहब्बत को बदले की आग में झोंक दिया। वो आज वैसे ही बेबस हो रहा था जैसे चंद माह पहले वो उसके सामने बेबस खड़ी थी। आलिया ने पुलिस को कंप्लेन कर दी। हामिला लड़की जिससे पहले वो निकाह का झांसा दे चुका था, अब उसे टॉर्चर करने के लिए अगवा कर लिया गया था। मैं लानत भेजती हूँ तुम्हारी मोहब्बत पर। वो उसे दोनों बाजुओं से पकड़ते हुए दबोच कर अपने सीने से लगा गया हूँ। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि तुम्हारे सारे जख्मों पर मरहम की तरह बिखर जाऊंगा। सिर्फ एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखो। घुटनों के बल बैठते वो बिल्कुल उसके कदमों में बैठा हुआ था। आज वो लड़की उसके साथ उसकी तजलील कर रही थी, कल तक वो जिसकी तजलील करता आया। ठीक है, मैं यकीन कर लेती हूँ। अगले 2 घंटों के अंदर अंदर आप अपने शहर में मौजूद 2 फैक्ट्रियां मेरे नाम कर देंगे। आपके बच्चे की पैदाइश के बाद मैं उसके नाम मुंतकिल कर दूंगी। वादा रहा आपसे। अपने सीने पर बाजू बांधते हुए उसकी आंखों में देखकर शर्त रख रही थी। आज मैं इतनी हिम्मत आ चुकी है कि वो मुल्क अरमान के सामने बैठकर शरायत व जवाबात खेले। ठीक है, मैं वही करूंगा जो तुम कहोगी, लेकिन उसके बाद तुम्हें मेरे हक में बयान देना होगा। अगर पुलिस मुझे पकड़ भी लेती है तो तुम हर सूरत आलिया को गलत साबित करोगी। उसे 2 घंटे का वक्त दे चुकी थी, और 2 घंटों के अंदर अंदर न जाने उसने किस किस की मिन्नतें की, किस किस को कॉल करके मनाया, और बिल आखिर 2 घंटों के अंदर अंदर कागजात तैयार हो चुके थे। याद रखना, अगर तुमने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की या मुझे अधूरा छोड़ा तो मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगा। सारी जिंदगी मेरे नाम पर बैठी रहोगी तुम। उसे एक नज़र देखकर धमकी से नवाजते हुए उसने पेंसिल उठाकर कागजात पर दस्तखत कर दिए थे। शहर में मौजूद दोनों फैक्ट्रियां तुम्हारे नाम हो चुकी हैं। अब तो कहो कि तुमने मुझे माफ कर दिए। अब तो कहो कि तुम मेरे साथ रहने के लिए राजी हो। और वो खामोशी से सर झुका के मुकाबिल ने थाम कर उसे अपने करीब कर लिया था। आई लव यू वेरी मच। उसके माथे और रुखसारों पर जहां अपने लबों को रखते हुए वो उससे अपनी मोहब्बत बयान कर रहा था। हकीकत भी यही थी कि वो उससे मोहब्बत करता था, लेकिन उस मोहब्बत को बदले की आग में झोंक कर जितना उस लड़की को तड़पाया था, उतना वो खुद भी तड़प चुका था। मुझे हवेली ले चलें। उसके अगले हुक्म पर वो गाड़ी निकालता हुआ उसे अपने साथ हवेली ले आया। रास्ते पर वो उससे हसीन बातें करता चला आया, जबकि वो बिल्कुल खामोश बैठी थी। कभी कभी उसकी किसी बात पर बमुश्किल मुस्कुरा देती। दिल अभी तक नहीं मान रहा था। भला इतना आसान था किसी पर यकीन कर लेना, अपने सारे दुखों को भुला देना, जो अजियतें झीलें उन्हें बेच देना, हरगिज भी आसान नहीं था। वो हवेली में दाखिल हुए तो मल्क इफ्तिखार अपने बेटे की जानिब लपका था। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे उस कदम ने कितनी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं? तुम्हारे खिलाफ बातें हो रही हैं, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, तुम पागल हो चुके हो अरमान। उन्होंने उसकी पुश्त पर खड़ी हुई लड़की पर एक नज़र डालते हुए बस उसे झुंझोड़ते हुए कहा था। मैं पागल नहीं हूँ बाबा, मैं उसे साथ लेकर आया हूँ, ये मेरी बीवी है।
मेरे बेटे की माँ आपसे हमारे साथ रहेगी, इस सब से कुछ ठीक हो जाएगा, यकीन करें। और साथ ही साथ उसका बाजू पकड़कर उसे अपने साथ लगा लिया। घर में सब लोग मौजूद थे, सब लोग तमाशाई बने हुए थे। आलिया ने आगे बढ़कर नरमी से उसके हाथों को थामा और वो खामोशी से देर तक आलिया की आंखों में देखती रही और फिर अपने हाथों को छुड़वा लिया। उनके घर पहुंचते ही पुलिस घर में आ चुकी थी। गोया कि खबर फैल चुकी थी कि उसने अपनी हामला बीवी को अगवा करके टॉर्चर किए और उस पर एफआईआर दर्ज करवाने वाली भी आ रही थी, इसलिए पुलिस का आना बनता था। इंस्पेक्टर साहब, आप चाहें तो मेरी बीवी से पूछ सकते हैं। ये गलत फहमी थी और मैं और मेरी बीवी बहुत खुश और मुतमईन हैं। वो बहुत पेशावराना तरीके से बात कर रहा था। जब इंस्पेक्टर ने आयजा की जानिब देखा, क्या मलिक साहब ठीक कह रहे हैं? आप उन्हें अपनी मर्जी से अपने शौहर के साथ थी? आलिया बड़े अनमाक से उसके चेहरे को देख रही थी। उसने नरम से मुस्कुराहट के साथ सर उठाया। जी, उन्होंने मेरी मर्जी के बगैर मुझे फ्लैट ले जाकर इस बात पर कायल करना चाहा कि मैं अपना बयान बदल लूं। वो धक से रह गया। उसने बड़े मजबूती से उसके खिलाफ बयान दिया था। ना सिर्फ बयान दिया, बल्कि पुलिस के सामने इस बात को भी तस्लीम कर लिया कि इससे निकाह करने के बाद वो उसे छोड़कर जा चुका था। ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते जो आपको एक बार मुंह के बल गिरा सकते हैं, इससे दूसरी बार भी उम्मीद रखें। अपने और अपने बेटे की जिंदगी को संवारने के लिए वो पहले ही चाल चली थी और जो कुछ भी था, अरमान मलिक के बेटे के पास जाना था। उसे कोई गिल्ट नहीं था, कुछ भी नहीं। बस उसने मुस्कुराते अरमान मलिक की जानिब देखा। अब अगले पेपर पर दस्तखत करने के लिए तैयार हो जाएं। मलिक साहब, खुला का पेपर, आज उसका बदला मुकम्मल हो चुका था। जो कुछ उसने बर्दाश्त किया, अब उस शख्स को भी बर्दाश्त करना। अब वो कभी भी कमज़ोर पड़ने वालों में से नहीं थी। आलिया ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया। ज़रूरी तो नहीं था कि सारी ज़िंदगी वो अकेलेपन में गुजार देती। कोई तो ऐसा खुदा ने बनाया होगा जो उसे संवार लेता, जिसकी मोहब्बत में समेटते हुए वो एक बार फिर जीने लगती। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो बराहे करम इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। शुक्रिया।